नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं और आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कॉलेज श्रीमती आदिशा आर्ट्स एंड श्रीमती विदिशा कॉमर्स कॉलेज दुर्गा की ओर से हिंदी विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि सांप्रत परिस्थिति ने हम लोगों को अभी कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन एक बात तो है, ये स्थिति जो है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चल रही है। पर कहा जाता है कि जब अंधेरा आता है तो उसके बाद सुबह भी आती है ना। मैं आप लोगों की चिंता भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आपके घर पे ही होंगे, सुरक्षित रहते होंगे और सरकार के निर्देशानुसार जो नियम दिए गए हैं उसका आप पालन भी करते होंगे। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सरकार के द्वारा दी गई सूचनाओं को बिल्कुल अमल में लेना है। इसलिए आप जब भी किसी काम के लिए बाहर निकले तो आप सब लोग एक डिस्टेंस बनाकर रखिए, 2 गज दूरी की, और चेहरे पर मास्क भी रखना है आप लोगों को। और कहीं पर भी भूल से कोई भी चीज़ या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति से आप भूल से अगर छू लिया तो तुरंत आपको हाथ धो लेने हैं। भूल से भी आपके हाथ चेहरे पर नहीं लाने हैं। ये तमाम बातें आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं। मुझे ये कहना है आपको कि मित्रों, कोरोना महामारी है, बिल्कुल बराबर। हम सब रोज उसकी बातों को देखते हैं, न्यूज़ में, मीडिया में सब बार-बार आ रहा है, लेकिन हमें उसको हमारे मन पर हावी नहीं होने देना है। अगर हावी होने देंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, एक मुझे बात याद रही कि एक व्यक्ति के घर में चूहा घुस गया। उस व्यक्ति ने उस चूहे को मारने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन चूहा है कि निकले ही नहीं। व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे प्रयत्न कर लिए कि जिससे चूहा उसके घर से बाहर निकल जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा था। चूहे को तो आप जानते हैं कि कभी भी वो कहीं पर भी वो दौड़कर छिप जाता है। आखिरकार व्यक्ति ने एक दिन चूहे से तंग आकर यही काम किया कि उसने चूहे को घर से बाहर निकालने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। जब घर को आग लगी तो चूहा अपने स्वभाव के साथ ही, आप जानते हैं कि वो तुरंत घर में से निकलकर दूसरी जगह चला गया। इधर क्या हुआ, व्यक्ति का पूरा घर जल गया। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि हम ये जो कोरोना की महामारी है उससे डरे नहीं, भयभीत ना हो, और इतने भी हम मानसिक उसके डर में ना आ जाए कि उसका हाव हमारे मन पर भारी कर ले और हम अपने ही घर को जला दें। हमें तो ये करना है कि उससे कैसे बचा जाए और आगे वाली ज़िंदगी को हम किस तरह से फिर से रूटीन में ला सकें। फ्रेंड्स, मुझे ये कहना है क्योंकि ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, और आप तो वो लोग हैं कि आज ये स्थिति आई है, कल अच्छी स्थिति आएगी भी, और वो कहते हैं ना, वो सुबह फिर आएगी। सुनहरे आकाश में हम देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत सूर्योदय होता होगा, पंछी चहचहाते होंगे, और हम उस नई सुबह की आशा में अभी इस समय को बहुत स्वस्थता से और सावचेती के रूप में निकाल लें, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करनी है तो मुझे आपको ये कहना भी है कि आप वो लोग हैं कि मुझे कुछ पंक्ति भी याद आ रही है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारे आसमां बाकी है। फ्रेंड्स, उसी आसमां की तलाश में हमें निकलना है, और वो निकलना है कैसे? पुस्तकों के सहारे, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, और आप लोगों का समय अब वो आया है। क्यों?
क्योंकि आप लोग सेमेस्टर 5 में आए हैं। कॉलेज का वो अंतिम साल पढ़ाई का जहाँ पर आप लोग डिग्री लेने वाले हैं और वो डिग्री लेने का वर्ष होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मैं आप सबसे खास याद दिलाऊंगा कि आप उस जगह पर आ गए हैं कि अब आगे का समय आपके लिए एक नई जिंदगी के पायदान पर ले जाएगा। मित्रों, मुझे आपको ये भी बताना है कि आप लोग नए पायदान पर जा रहे हैं तो ज्ञान की उस सीमा को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि ज्ञान पुस्तकों में तो पढ़ा ही है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ से भी हमें ज्ञान को लेना है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके ही हम अपने बौद्धिक विकास को प्राप्त करते हैं। मुझे एक बात भी याद आई और वो बात है हमारे बहुत बड़े कॉलमिस्ट गुणवंत शाह का। उन्होंने तो ये लिखा भी है कि જે ઘરમાં 10 સારા પુસ્તકો ન હોય ત્યાં દીકરી આપવી પણ ગુનો છે અને દીકરી લેવી પણ બહુ મોટો गुनो છે। कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी कि जिस घर में अच्छी किताबें ना हो वहां पर संस्कार की क्या बात होगी। तो ज्ञान संस्कार देता है, ज्ञान पुस्तक में से मिलता है। और आज मैं आप लोगों के सामने आपके सेमेस्टर 5 की बात करने जा रहा हूँ। आप सब लोग उत्तीर्ण होकर सेम 5 में आए हैं फ्रेंड्स, और हम लोगों को अब आगे बढ़ना है एक ऐसे रास्ते को प्राप्त करने के लिए जिसकी मंजिल हम अभी से तय करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर आपका ऐसा है कि जो आप लोगों को एक गोल करने के लिए तैयार करता है। आगे क्या, अभी तक आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक की पढ़ाई जो करने वाले हैं, उसमें अंतिम वर्ष में आपका सेम 5 एक ऐसा पायदान है कि जो आपको आने वाली जिंदगी का एक गोल तय करने के लिए दे रहा है। आपके सामने रास्ता लंबा सा है, दिखाई भी दे रहा है। उस रास्ते को आपको पार करना है और आपके गोल को पार करना है। आज मैं आपके सामने बात करूंगा सेमेस्टर 5 के हिंदी विषय के मुख्य विषय जो हिंदी है उसके विद्यार्थियों को लेकर कि आपका अभ्यासक्रम क्या होगा। क्योंकि आपको अभ्यासक्रम जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पढ़ाई में हम सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस आपको जो पढ़ना है वो क्या है वो आपको मैं आपकी स्क्रीन पर ही बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को जो अभ्यासक्रम पढ़ना है वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि तीसरा साल जो आपका है सेमेस्टर 5 और 6 का। तो इस बार मैं मात्र आपके सेमेस्टर 5 के अभ्यासक्रम की बात करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके कुल 6 पेपर आएंगे, और वो पेपर जो है मात्र मुख्य विषय हिंदी कोर 301 से लेकर 306 तक के। आप लोगों को उन पेपरों की बात यहाँ पर समझनी है। आपके कुल 6 पेपर आपके मुख्य विषय के, और एक पेपर आपका रहेगा अंग्रेजी विषय का। कुल मिलकर 7 पेपर के आप एग्जाम देने वाले हो। तो आपका जो कोर्स यूनिवर्सिटी ने तय किया है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने 2018 से लेकर 2021 तक का कोर्स अभ्यासक्रम कमेटी द्वारा तय हुआ है। उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहला जो कोर्स नंबर है हिंदी कोर 301 सेमेस्टर 5 का, उस कोर्स का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र। ये पाठ्यक्रम आपका 4 अलग अलग यूनिट में विभाजित किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में पहला यूनिट जो है काव्य का है। उसमें आप लोगों को हम पढ़ाएंगे काव्य किसे कहते हैं, काव्य का स्वरूप कैसा है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, और उन तमाम बातों को जो हमारे आचार्य है उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया है। आपको यहाँ पर जिन आचार्यों का परिचय लेना है उनके नाम भी है। आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ एवं आचार्य जगन्नाथ। उन्होंने काव्य की परिभाषा दी है और उनका परिचय आपको प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट है काव्य प्रयोजन। कोई भी काम किस तरह से प्रयोजित होता है उसकी बात यहाँ पर है कि काव्य कैसे निर्मित होता है, कवि क्यों काव्य लिखता है, उस प्रयोजन के पीछे उसकी
मनसा क्या होते हैं उसका भी यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तीसरा पॉइंट है काव्य हेतु और काव्य गुण। दूसरा यूनिट आपका है शब्द शक्ति का, जहाँ पर आप लोगों को शब्द शक्ति का अर्थ एवं जो 3 शब्द शक्ति आपके कोर्स में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति और उसके भेद का परिचय आपको प्राप्त करना है। आप लोगों को तभी मैं समझाऊंगा डिटेल्स में, क्योंकि अभी हम मात्र अभ्यासक्रम को लेकर बात करेंगे। तीसरा यूनिट है रस का। रस क्या है? रस का स्वरूप जब हम समझेंगे तब उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। उसके साथ ही रस के अंग यानी कि उसके जो कितने अंग है उसकी बात करेंगे, रस के भेद यानी कि प्रकारों की बात करेंगे, और चौथा यूनिट आपका अलंकार और छंद का है। पहले में आप अलंकार का परिचय लेंगे, जिसमें आपके सामने अलंकारों को रखा भी गया है, जो है अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत और विरोधाभास। उसी प्रकार छंदों का भी यहाँ पर परिचय है। जो लिखे गए छंद है और अलंकार वही हमें परिचय में लेना है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे अलंकार भी है और बहुत सारे छंद भी है, लेकिन हमें सिलेबस को ध्यान में रखकर जो छंद पढ़ने हैं उसमें है दोहा, दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, आल्हा, हरिगीतिका और इंद्रव्रजा और शिखरिणी। इसके साथ आपके सिलेबस में कुछ संदर्भ ग्रंथ की सूची भी दी गई है। आपको ये सिलेबस गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। आपको अगर नहीं मिल रहा है वेबसाइट पर से, तो मैं आपको ये उपलब्ध करवा दूंगा। कारण है कि हम सारे विद्यार्थियों को अपने पास उनका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं पर कोई बात छूट जाए या कोई भूल जाए तो आप याद दिला सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो दिए गए संदर्भ है उस किताबों को पुस्तकालय से आप प्राप्त करके स्वयं अभ्यास भी कर सकते हैं। दूसरा कोर्स आ रहा है आपका 302, नाम है हिंदी भाषा और लिपि का। इसमें भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट है भाषा और भाषा परिवार का, जिसमें आप भाषा की परिभाषा, स्वरूप एवं लक्षण की बातों को देखेंगे। दूसरा है भारोपीय परिवार, और तीसरा है द्रविड़ परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा को लेकर हम बात करेंगे। दूसरा यूनिट जो है आपका वह है भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें आप लोगों को पहले पॉइंट में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय लेना है। दूसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात, और तीसरे में हिंदी की उपभाषा और बोलियों का परिचय। तीसरा यूनिट हिंदी का विकास कैसे हुआ उसकी बात जानकारी में लेनी है। तो पहले है हिंदी शब्द समूह की बात। दूसरा है हिंदी का नामकरण और विकास, जिसमें हम हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का परिचय लेंगे। तीसरा खड़ी बोली का विकास, उसकी बात करेंगे। अभी जो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ वो खड़ी बोली हिंदी है, और जो हम आज हिंदी लिख रहे हैं वो लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। उसका भी परिचय आपको चौथे यूनिट में लेना है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता की बात होगी, और हिंदी वर्तनी के नियमों की बात। यहाँ पर भी कुछ संदर्भ किताबें, ग्रंथ दिए गए हैं, उसका भी हम परिचय लेंगे। तीसरा कोर्स है 303 सेमेस्टर 5 में, जिसका नाम है हिंदी, आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास, और वो भी है 1950 तक का। आप सेम 4 में इतिहास पढ़कर आए, सेम 3 में भी आपने इतिहास पढ़ा है। वो शुरुआत का दौर की इतिहास का था, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास जब हुआ था, उस से वहाँ से चर्चा शुरू हुई थी। और आप लोग सेम 3 और 4 में जो चर्चा पूरी करके आए, उसी के आगे का हिस्सा जो है वो है हिंदी गद्य का इतिहास पर आधुनिक 1950 तक का। इसमें पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो पहले यूनिट में आपको कथा साहित्य पढ़ना है। उसमें पहला है कहानी का उद्भव विकास, दूसरा है उपन्यास उद्भव विकास, तीसरा है प्रेमचंद कहानीकार के रूप में विशेष उनके परिचय को ले, और चौथा एक कृति परिचय दिया है, जिसमें जैनेन्द्र का त्याग पत्र उपन्यास आपको परिचय में लेना है। दूसरा यूनिट नाट्य साहित्य का है।
जिसमें हम देखेंगे नाटक के उद्भव और विकास को, फिर एकांकी के उद्भव विकास को भी देखेंगे और विशेष एकांकीकार के रूप में हम राम कुमार वर्मा का परिचय प्राप्त करेंगे। और कृति परिचय में बहुत ही एक अच्छी किताब है मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन, उसका भी परिचय हम लेंगे। तीसरा यूनिट है आपका निबंध और आलोचना का, इसमें भी निबंध और आलोचना के उद्भव विकास की बात हम समझेंगे। बाद में जो तीसरा पॉइंट है प्रताप नारायण मिश्र जो निबंधकार के उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। और चौथा जो पॉइंट है उसमें हिंदी साहित्य की भूमिका नामक एक किताब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, उसका हम परिचय लेंगे। और अंतिम जो चौथा यूनिट है अन्य गद्य विधाएं, उसमें संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, ये 3 विधाओं के उद्भव और विकास का परिचय प्राप्त करेंगे। और एक कृति परिचय है आवारा मसीहा, बहुत ही खूबसूरत ये कृति है विष्णु प्रभाकर की, उसका भी परिचय लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आवारा मसीहा किस व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है। एक वाक्य में कहूँ तो आप लोगों ने देवदास उपन्यास का नाम सुना है, तो देवदास उपन्यास लिखने वाले शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पुराना, उनके ऊपर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा नामक एक कृति लिखी है, उसका परिचय आपको यहाँ हम प्राप्त करवाएंगे। इसके भी कुछ सहायक ग्रंथ आपके सामने आ रहे हैं। और जो आगे का कोर्स है वो है 304 सेमिस्टर, इसमें 2 है ऑप्शन में, एक है पत्रकारिता सिद्धांतिक रूप, इसका परिचय भी है। और उसमें जो पाठ्यक्रम आ रहा है उसमें पहला है पत्रकारिता का स्वरूप, उसकी परिभाषा, तत्व, पत्रकारिता क्यों है आवश्यक उसकी बातें है, विषय के आधार पर पत्रकारिता के जो प्रमुख प्रकार है उसकी बात भी यहाँ पर है। फिर दूसरा यूनिट है समाचार लेखन का, समाचार की परिभाषा, उसके तत्व, समाचार के विभिन्न स्रोत और समाचार की भाषा की बात। तीसरा यूनिट संवाददाता और संपादक के कार्य को लेकर है, जिसमें संपादक के गुण, संवाददाता की योग्यताएं, पत्रकारिता से संबंधित लेखन, संपादकीय फीचर, रिपोर्टाज, साक्षात्कार। और तीसरा जो तत्व है वो है समाचार पत्र की प्रशासनिक तथा बिक्री एवं वितरण की व्यवस्था की बात है। चौथा यूनिट है विज्ञापन और मुद्रापन कला। विज्ञापन क्या है यानी एडवर्टाइज, उसके लाभ और हानि, मुद्रण कला है, प्रूफ शोधन उसमें आएगा, और पृष्ठ सज्जन स्तंभ योजना की यहाँ बात है। और इसी में जो ऑप्शनल पेपर है वो है आपका प्रयोजनमूलक हिंदी, यहाँ पर उसका पाठ्यक्रम है प्रयोजनमूलक हिंदी के अवधारणा और अनुप्रयोग। प्रयोजनमूलक हिंदी यानी वो हिंदी जो कार्यालय हिंदी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदी मात्र साहित्यिक नहीं रही है मित्रों, हिंदी बहुत सारे विस्तार लेकर अब बैठी है। अलग अलग विस्तारों में हिंदी का प्रयोग प्रचलन हो रहा है। तो यहाँ पर हिंदी के कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, उसकी बात आपको यहाँ पर सीखनी है। प्रयोजनमूलक हिंदी आवश्यकता और स्वरूप उसकी बात हम करेंगे, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं और प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियों की बात रहेगी। दूसरा यूनिट है प्रयोजनमूलक हिंदी और राजभाषा का। राजभाषा क्या है, उसका स्वरूप और उसके महत्व, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन विस्तार कैसा है उसकी बात होगी। तीसरा यूनिट का प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक हिंदी की प्रकृति, उसके मुहावरे, प्रशासनिक हिंदी और उसकी शब्दावली, और प्रशासनिक पत्राचार और उसके प्रकार। हिंदी प्रशासनिक पत्राचार कुछ अलग प्रकार के होते हैं, उसकी बात यहाँ पर होगी। और अंतिम यूनिट है राजभाषा हिंदी का व्यवहारिक प्रयोग, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों में अंतर, आवेदन पत्र और प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखते हैं उसकी बातें होगी, संक्षेपण, टिप्पण और प्रारूपण। तो ये है हिंदी का भाग। मित्रों खास ये बात करूंगा मैं यहाँ पर कि हम लोगों को पत्रकारिता और प्रयोजनमूलक हिंदी में से कोई एक कोर्स को चुनना है, तो वो किस तरह से चुनना है, क्या करना है, वो मैं आपके साथ पहले विचार विमर्श कर लूँगा। आप लोगों का रस किसमें ज़्यादा रहेगा और आप लोगों को सरलता किसमें ज़्यादा रहेगी। सरलता बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जो आप पढ़ना
चाहते हैं उसके हिसाब से आपका पेपर आएगा। आप अगर पत्रकारिता पढ़ना चाहेंगे तो हम उस कोर्स की बात करेंगे। अगर आप लोग प्रयोजनमूलक हिंदी पढ़ना चाहेंगे तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो वो विचार विमर्श करके हम तय करेंगे। फिलहाल अभी हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं जानकारी के लिए आपके। और इस सेमेस्टर 5 में 305 में भी ऑप्शनल पेपर है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्टता कर दूंगा कि हम यहाँ पर सेमेस्टर 5 में जो पढ़ाने वाले हैं वो है विशिष्ट साहित्यकार कमलेश्वर के गद्य विधा को लेकर, क्योंकि ये आपके लिए सरल रहेगा। गद्य विधा सरल रहती है। पाठ्य पुस्तक यहाँ पर दी गई है। 2 पाठ्य पुस्तक आपको यहाँ पर पढ़ाई में लेनी है। एक उनका उपन्यास है कमलेश्वर जी का, वह है समुद्र में खोया हुआ आदमी। दूसरी किताब है मेरी प्रिय कहानियाँ। तो वो कहानियाँ कौन कौन सी वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर स्पष्ट है कि सेम 5 में जो 305 ऑप्शनल पेपर है उसमें हम पढ़ेंगे विशिष्ट साहित्यकार कमलेश्वर को। यूनिट के हिसाब से बात करूँ तो पहला यूनिट है कमलेश्वर के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर। जीवन परिचय उनका है, उनकी रचना परिचय, उन्होंने जो कृतित्व लिखा है उसकी बात होगी। और तीसरा होगा रचनात्मक वैशिष्ट्य उनका। दूसरे यूनिट से आप किताब का उपयोग करेंगे। और उपन्यास है समुद्र में खोया हुआ आदमी, उसकी कथानक और उद्देश्य की हम बात करेंगे। उसमें जो दिए गए महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन की चर्चा है उस पर बात करेंगे। और उपन्यास की भाषा और संवाद को लेकर बात करेंगे। तीसरा यूनिट उसी उपन्यास पर जा रहा है जिसमें हम चरित्रांकन एवं परिवेश पर बात करेंगे। विशेष रूप से जो मुख्य चरित्र है उपन्यास के वो है श्यामलाल, वीरन और रम्मी का चरित्र, उस पर हम विशेष बात करेंगे। अन्य चरित्रों को भी साथ में लेकर बात करेंगे। और विभिन्न परिवेश जो है कि उस देश काल की बात कि वातावरण कैसा है उपन्यास का, उस पर भी हम यहाँ बात करेंगे। चौथा यूनिट जो दूसरी किताब है उनकी कहानियों को लेकर, उसमें से आप लोगों को यहाँ 3 कहानियाँ कोर्स में है। एक है राजा निर्बंसिया, दूसरी है तलाश और तीसरी है खोई हुई दिशा है। तो इन 3 कहानियों को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ संदर्भ ग्रंथ भी आपको दिए गए हैं। मैं बात ये भी कर लूँ कि 305 में जो ऑप्शनल पेपर है वो है एक कविता को लेकर, पद्य विधा को लेकर। वही विशिष्ट साहित्यकार धर्मवीर भारती। इसमें भी 2 किताबें हैं, अंधायुग जो गीति नाट्य है और दूसरी है ठंडा लोहा और अन्य कविता। ये भी बहुत अच्छी किताब है। तो यहाँ पर भी विशिष्ट साहित्यकार में पहले यूनिट में धर्मवीर भारती के परिचय को लिया गया है। दूसरा यूनिट है अंधायुग की मूल्यांकन को लेकर। और तीसरा यूनिट है ठंडा लोहा की कविताओं को लेकर। और चौथा यूनिट जो है सो संदर्भ व्याख्याओं का है। तो मित्रों ये आपका कोर्स है 305 तक का। 306 आपके निबंध को लेकर है। तो निबंध की बात में मैं आपको आगे कर रहा हूँ, वो किस तरह से आप अभी देख सकते हैं।